ओके, नाउ फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक वर्नियर कैलिपर्स और एक स्क्रू गेज। फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है, फाइनल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन या फाइनल रीडिंग। अगर हमें कोई चीज़ दी है, बोला है उसको मेजर करो, तो जो फाइनल मेजरमेंट जो होती है उसको बोलते हैं फाइनल ऑब्जर्वेशन। फाइनल ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है। सिमिलरली स्क्रू गेज का फाइनल ऑब्जर्वेशन और फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, क्योंकि स्क्रू गेज में सर्कुलर स्केल होगी, वर्नियर में वर्नियर स्केल होती है। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस वर्नियर स्केल रीडिंग? ये तो डायरेक्टली एक नंबर मिल जाएगा, जो भी मेन स्केल का रीडिंग है वही होगा, मगर वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए अलग से फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू पीथ डिवीजन। ओके, pth division multiplied by what? Least count. Now what is this pth division? देखो वर्नियर कैलिपर्स में जो वर्नियर स्केल की जो मार्किंग्स होती है वो मेन स्केल के मार्किंग के साथ कोइंसाइड होती है या तो मैच होती है। तो जो नंबर की मार्किंग मैच हो रही है दैट नंबर इज कॉल्ड एज pth डिवीजन। समझो सेकंड लाइन मैच हो रही है तो pth डिवीजन विल बी 2। समझो 8th लाइन मैच हो रही है वर्नियर की मेन स्केल से तो pth डिवीजन विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। अब ये तुम्हें बाय हार्ट करना पड़ता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल? ये अब इसकी मेन स्केल हो या स्क्रू गेज की मेन स्केल हो, इट इज एग्जैक्टली द सेम स्केल जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। तो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होती है वही स्केल ये है, वही स्केल ये है। ओके, अब ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होती है उसका सबसे छोटा लीस्ट काउंट क्या है? मतलब व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट आई कैन टेक विद द स्केल फ्रॉम द ज्योमेट्री बॉक्स? दैट इज नथिंग बट 1 mm। दैट इज नथिंग बट व्हाट? 1 mm। तो 1 mm से छोटी चीज हम लोग मेजर नहीं कर सकते, बराबर ना? वो स्केल से सबसे छोटी चीज 1 mm, तो 1 mm इज नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर, इज नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर। तो ये याद रखना, मेन स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है 0.01, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.01। तो यहां पे सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस पीथ डिवीजन, यहां पर भी पीथ डिवीजन बोलते हैं, pth division multiplied by least count, and least count of screw gauge is normally 0.001 centimeter unless and until they specify some other thing. Okay, अब ये least count पता करने का भी फॉर्मूला होता है। What is the formula to find out least count? ये भी बाय हार्ट करना है। least count का फॉर्मूला है smallest main scale division, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन क्या है? तो मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन है 1 mm। 1 mm मतलब क्या? व्हाट इज 1 mm? 1 mm इज नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, to divide by total number of divisions on the vernier scale। अब वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स होते हैं? हमें पता है वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स होते हैं, तो डिवाइड बाय 10, 0.1 डिवाइड बाय 10 इज नथिंग बट 0.01। ओके, इज नथिंग बट 0.0001। अब यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग का भी लीस्ट काउंट कैसे पता करते हैं? सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू, पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइड बाय total number of divisions, divide by total number of divisions on circular scale, on what? Circular scale। pitch of the screw मतलब क्या? स्क्रू गेज में हमें एक स्क्रू दिया होता है, राइट? वो स्क्रू को एक बार कंप्लीट घुमा लेंगे तो वो कितना डिस्टेंस आगे जाएगा? ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1 mm। 1 mm मतलब मेन स्केल का 1 mm कंप्लीट करता है वो, और 1 mm इज नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर। तो पिच ऑफ द स्क्रू, pitch of the screw is nothing but smallest main scale division of the screw gauge। तो ये जो smallest main scale division है, pitch of the screw है, ये दोनों सेम ही चीज है, बराबर? pitch of the screw is nothing but smallest main scale division of the screw gauge। ओके, तो pitch of the screw है 0.1 डिवाइड by total number of divisions। अब नॉर्मली स्क्रू गेज पे सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे 100 लूंगा, मगर अगर तुमको क्वेश्चन में दिया है 50 डिविजन्स तो यहाँ पे लीस्ट काउंट चेंज हो जाएगा। ओके, इट विल बी 0.002। कब? जब क्यों?
क्योंकि 100 डिविजन अगर नहीं है, अगर 50 डिविजन है तो मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा 50, और डिवाइड बाय अगर 50 करूंगा तो इट विल बी 0.002। फिलहाल 0.1 डिवाइड बाय 100 है तो इट विल बी नथिंग बट 0.001। ओके, अब एक बार देख लेते हैं ये पीथ डिवीजन क्या है और वर्नियर क्या है और स्क्रू गेज क्या है। ओके, दिस इज वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में ये मूवेबल जॉ है। ओके, ये पूरा मूवेबल जॉ है, ये फिक्स जॉ है। इनको हम लोग बोलते हैं, नीचे के जो दोनों है आउटसाइड जॉस, ऊपर के दोनों जॉस है इनको बोलते हैं इनसाइड जॉस। ये पूरा मेरा मेन स्केल है एंड दिस स्केल इज एग्जैक्टली सेम स्केल जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। ओके, वही ये मेन स्केल है। ये जो यहाँ पे 10 लाइन बनाई है, ये जो यहाँ पे 10 लाइन बनाई है, ये इतना सा पार्ट, दिस इज वर्नियर स्केल। ओके, दिस इज वर्नियर स्केल। और यहाँ पे जो बाहर आ रहा है, देखो ये जो बाहर आ रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रिप। ओके, अब स्ट्रिप से हम लोग बॉटल की डेप्थ वगैरह पता कर सकते हैं। मतलब अगर वर्नियर कैलिपर्स नहीं डाल सकते तो उसमें हम लोग ये स्ट्रिप डाल के हम उसकी डेप्थ वगैरह पता कर सकते हैं। ठीक है, और इन सबके फंक्शंस बाहर कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली क्या होता है, इन नॉर्मल केसेस जब भी ये मूवेबल जॉ को तुम ला के फिक्स जॉ के साथ चिपका देते हो, ओके, चिपक गया फिक्स जॉ के साथ, तो वर्नियर की जो फर्स्ट लाइन है और मेन स्केल की जो फर्स्ट लाइन है वो कोइंसाइड हो जाती है। ओके, वो कोइंसाइड हो जाती है। ये देखो, ये इसी को जरा जूम करके इन्होंने यहां पे दिया हुआ है, तो ये वर्नियर की पहली लाइन है और ये मेन स्केल की पहली लाइन है, ये दोनों एग्जैक्टली कोइंसाइड हुई है। और अगर वर्नियर की एक लाइन कोइंसाइड हुई है तो बाकी कोई भी लाइन कोइंसाइड नहीं होगी। ओके, इन 10 में से सिर्फ एक ही लाइन एक ही टाइम पे कोइंसाइड होती है, वन लाइन एट ए टाइम। अगर फर्स्ट लाइन कोइंसाइड हुई है तो बाकी कोई नहीं होगी, अगर सेकंड लाइन कोइंसाइड हुई है तो बाकी कोई नहीं होगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं पीथ डिवीजन। एक बार चेक करते हैं, सपोज मैंने ये ब्लॉक ले लिया, ये ब्लॉक लेके मैंने फिक्स जॉ पे रखा, मूवेबल को जॉ लाके उसके ऊपर मैंने एकदम चिपका दिया। अब मेन स्केल रीडिंग क्या है, तो मेन स्केल रीडिंग के लिए हमें वर्नियर का पहला लाइन देखना है। वर्नियर के पहले लाइन तक कितने डिविजन्स, कितना मेजरमेंट है, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, वर्नियर के फर्स्ट लाइन तक मेन स्केल में कितना रीडिंग आया है, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। तो इसी को जूम किया यहां पे, ये देखो वर्नियर की पहली लाइन है, ये वर्नियर की पहली लाइन 2 और 3 के बीच में है, मगर ये कितना है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। तो 2.5 कंप्लीट डिविजन्स आ चुके हैं, मगर 2.6 तक पहुंचा नहीं है, तो 2.6 नहीं ले सकता। माय मेन स्केल डिवीजन इज, मेन स्केल रीडिंग इज 2.5। ओके, तो ये हो गया 2.5। अब ये दिस इज मेन स्केल रीडिंग 2.5, याद रखना 2.5। अब वर्नियर का कौन सा लाइन मैच हो रहा है, देखो फर्स्ट लाइन मैच हो रहा है नहीं, सेकंड लाइन मैच हो रहा है नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ नहीं, सेवेंथ लाइन परफेक्टली मैच हुई है। ओके, वर्नियर की 7th लाइन परफेक्टली मैच है, तो पीथ डिवीजन इज 7th लाइन। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग क्या था 2.5, तो वी विल गेट बैक। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग क्या था, मेन स्केल रीडिंग था 2.5 सेंटीमीटर्स प्लस पीथ डिवीजन कौन सी लाइन थी, 7th लाइन मैच हो रही थी, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट विच इज 0.01, सो दिस विल गिव मी 0.07 plus 2.5, that is equal to 2.57 centimeters. This is the total observation. तो 2.57, वो जो क्यूब रखा था उसका लेंथ था 2.5 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ ये स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज के मेन पार्ट्स क्या है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, सॉरी सर्कुलर स्केल है, दिस इज सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में नॉर्मली 100 डिविजन्स होते हैं, मगर समटाइम्स 50 डिविजन्स भी होंगे, वो तुमको पता चलेगा लास्ट नंबर क्या है। इसमें लास्ट नंबर 90 है, यानी टोटल 100 डिविजन्स है, क्योंकि 90 से 0 तक भी 10 डिविजन्स है। ओके, अगर ये लास्ट नंबर 40 होगा तो समझ जाना कि उसमें 50 डिविजन्स है, और अगर 50 डिविजन्स होंगे तो लीस्ट काउंट चेंज हो जाएगा, दैट विल बी 0.002। कैसे मैंने बता दिया था। ठीक है, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ये थिम्बल है, इसको हम लोग बोलते हैं थिम्बल, इसको भी घुमा सकते हैं। ये रैचेट है, अब रैचेट से भी घुमा सकते हैं हम लोग, रैचेट से भी घुमा सकते हैं, थिम्बल से भी घुमा सकते हैं, मगर थिम्बल से ना हम लोग जब घुमाते तो बहुत फास्ट आता है ये अंदर। ओके, फास्ट अंदर आता है, रैचेट से घुमाएंगे तो स्लो अंदर आएगा। ठीक है, अब ये रैचेट क्यों जरूरी है, क्योंकि थिम्बल से पूरा घुमा देंगे ना तो ये जो चीज है ये हो सकता है प्रेस हो जाए और ये डिफॉर्म हो जाए, चपट जाए।
तो हमें तो इसको मेजर करना था ना, हमको उसको फ्लैट थोड़ी करना है, ओके उसका डायमेंशन चेंज नहीं करना है, तो वी विल यूज रैचेट। तो रैचेट इज स्प्रिंग लोडेड, ये स्प्रिंग लोडेड होता है। ये क्या करता है कि एक बार आके अटैच हो गया, उसके बाद कितना भी रैचेट घुमाओ तो ये आगे नहीं जाएगा, ओके रैचेट उसको टच होने के बाद वहां पे रुक जाता है, मगर थिम्बल से अगर तुम प्रेशर लगाओगे तो ये पूरा दब सकता है, ठीक है। तो दिस इज थिम्बल, दिस इज रैचेट, दिस इज यू फ्रेम, दिस इज यू फ्रेम, और बस दिस इज फिक्स स्टड, दिस इज मूवेबल स्टड, ओके इसको बोलते हैं मूवेबल स्टड या तो स्पिंडल, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट लेना है हमें, तो इसका मेजरमेंट क्या है, देखो मेन स्केल में कितने परफेक्ट डिविजन्स आ चुके हैं। ये मेन स्केल डिविजन्स को हम लोग पिच ऑफ द स्क्रू भी बोलते हैं, मतलब पूरा एक बार जब मैं घुमाऊंगा, ये जब मैं ये पूरा एक बार घुमाऊंगा तो ये कितना आगे जाता है या पीछे जाता है, उसको बोलते हैं पिच ऑफ द स्क्रू। तो ये पूरा एक बार घुमाने से जीरो से लेके यहां तक आ जाएगा, मतलब जीरो से लेके ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मली अपना जो मेन स्केल होता है वही होता है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर यानी 0.1 हाँ 1 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग या पिच ऑफ द स्क्रू इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर ये रख दिया, जो भी ऑब्जेक्ट है वो बीच में रख दिया, रैचेट मैंने लाके इसके ऊपर चिपका दिया। तो मेन स्केल रीडिंग इसमें क्या है, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 4 mm यानी 0.4 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 0.4, याद रखना। अभी सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की ये सेंटर वाली लाइन से मैच हो रही है, चेक करो, ओके। अब ये 30, 31, 32, 33, ओके। तो 33rd लाइन सर्कुलर स्केल की 33rd लाइन मेन स्केल के ये लाइन से क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो पीथ डिवीजन हो गया 33, ओके पीथ डिवीजन हो गया 33, और मेन स्केल रीडिंग कितना है 1 2 3 4 0.4, ओके ओके। तो मेन स्केल रीडिंग क्या थी, मेन स्केल रीडिंग थी 0.4 सेंटीमीटर्स, राइट 4 mm 0.4 सेंटीमीटर्स, और पीथ डिवीजन कितना था 33। तो 33 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट विच वाज 0.001, तो ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी नथिंग बट 0.033 सेंटीमीटर्स, ओके। नहीं नहीं नहीं, नॉट 0.003, इट विल बी 0.033 centimeters plus 0.4, this will be 0.433 centimeters. This is the final observation. Okay, now again one important thing, that is zero error. Now what is zero error of vernier? अब वर्नियर को नॉर्मली क्या होता है, अगर ये मूवेबल जॉ है, ये फिक्स जॉ है, जब मूवेबल जॉ को मैं लाके इधर रख दूंगा तो वर्नियर का फर्स्ट लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल मैचेस द फर्स्ट लाइन विद द मेन स्केल। तो यहाँ पे जीरो एरर नहीं है, ओके तो देयर इज नो जीरो एरर, ओके। बट सपोज नॉर्मली अभी वेयर एंड टेयर जब हो जाता है, स्क्रू गेज जब वर्नियर जब पुराना हो जाता है, वेयर एंड टेयर होता है, तो वहां पे जब मूवेबल जॉ तुम लाके फिक्स जॉ पे चिपका दोगे तो यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वर्नियर की जो फर्स्ट लाइन है ये मेन स्केल के फर्स्ट लाइन से मैच नहीं हो रही है, तुम देखोगे थोड़ी सी आगे है, राइट थोड़ी सी आगे है, मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेता हूं, अब ये थोड़ी सी आगे है। तो अगर ये आगे जा रही है, मतलब पूरा चिपका दिया तुमने, फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ को चिपका दिया, तो वर्नियर की फर्स्ट लाइन मेन स्केल की फर्स्ट लाइन से कंप्लीटली मैच होनी चाहिए थी, मगर मैच हुई है क्या, नहीं, फर्स्ट लाइन इसकी पीछे है, ओके राइट साइड में है। तो अगर राइट साइड में है तो जीरो एरर इज पॉजिटिव, याद रखना वर्नियर में अगर राइट साइड में है तो जीरो एरर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जीरो एरर है कितना, साइन समझ में आ गया पॉजिटिव, मगर नंबर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो चेक करो कौन सी लाइन मैच हो रही है वर्नियर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन कंप्लीटली मैच हो रही है मेन स्केल के साथ। तो यहां पे इसका जीरो एरर हो जाएगा 5 इंटू द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर विच इज 0.01, that is 5 into 0.01 is 0.05,
और साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहां पे जीरो एरर इज प्लस 0.05। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। तो अगर वर्नियर की लाइन राइट साइड में शिफ्ट होती है, जब मूवेबल जॉ को फिक्स जॉ पे चिपकाने के बाद वर्नियर की जो लाइन है वो मेन स्केल की फर्स्ट लाइन के राइट में है, यानी जीरो एरर, पॉजिटिव है। अब साइन समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड के लिए चेक करो वर्नियर की कौन सी लाइन मैच हो रही है मेन स्केल के साथ। फर्स्ट तो नहीं हो रही है, सेकंड भी नहीं हो रही है, थर्ड भी नहीं हो रही है, फोर्थ भी नहीं हो रही है, फिफ्थ भी नहीं हो रही है। ओके, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ लाइन मैच हो रही है, राइट। फिफ्थ लाइन वर्नियर की मैच हो रही है, तो फिफ्थ लाइन दैट इज पीथ डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है वर्नियर का, 0.01, तो 5 into 0.01 is 0.05, दैट इज द जीरो एरर। ओके, प्लस 0.05। मगर कभी कभी ये एरर नेगेटिव भी होता है। अब नेगेटिव कैसे होगा, समझो मैंने इसको इधर ले लिया, समझो मैंने इसको इधर ले लिया। अब जब मूवेबल जॉ को फिक्स जॉ से मैंने चिपका दिया, तो अब यहां पे वर्नियर स्केल आगे जा रही है। अगर वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन आगे जा रही है तो एरर इज नेगेटिव, एरर इज नेगेटिव। तो एरर कितना है, ओके, व्हाट इज द जीरो एरर। साइन समझ में आ गया, नेगेटिव है, तो जीरो एरर कितना है, तो चेक करो कौन सी लाइन मैच हो रही है। फर्स्ट लाइन तो मैच नहीं हो रही है, फर्स्ट लाइन तो मैच नहीं हो रही है, ये जीरो वाली लाइन है। फर्स्ट लाइन ये है, फर्स्ट लाइन मैच नहीं हो रही है, सेकेंड नहीं हो रही है, थर्ड नहीं हो रही है, फोर्थ भी नहीं हो रही है, फिफ्थ भी नहीं हो रही है, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ लाइन मैच हो रही है। कौन सी लाइन मैच हो रही है, एट्थ लाइन मैच हो रही है। एक मिनट, ओके, तो वर्नियर का जीरो एरर तुम्हें कैलकुलेट करने नहीं आएगा, ओके, दैट इज नॉट गिवन इन योर पोर्शन, क्योंकि वर्नियर का जीरो स्केल, नेगेटिव जीरो स्केल यहां से नहीं होता, यहां से काउंट करते हैं। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, मगर याद रखना नेगेटिव जीरो एरर कब होता है। ठीक है, नेगेटिव एरर जीरो एरर तब होगा जब वर्नियर का फर्स्ट लाइन मेन स्केल की फर्स्ट लाइन से मैच नहीं होता है, तो दैट इज और अगर राइट में जा रहा है, ओके, तो दैट इज नेगेटिव जीरो एरर। बट एक बात याद रखना, जीरो एरर हमेशा फाइनल रीडिंग के साथ माइनस होगा, ये बात याद रखना। तो जीरो एरर हमेशा फाइनल रीडिंग के साथ क्या होता है, माइनस होता है, ओके, माइनस होगा। अब जीरो एरर खुद भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो वो जो भी नेगेटिव होगा तो यहां पे माइनस होगा, यहां पे अगर पॉजिटिव होगा तो यहां पे प्लस होगा, मगर वो जो फाइनल वैल्यू है वो जीरो मेन रीडिंग के साथ हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। ओके, और वर्नियर में क्या होता है, वर्नियर में अगर वर्नियर की स्केल राइट में जा रही है चिपकाने के बाद, अगर वर्नियर का फर्स्ट रीडिंग जो है वो राइट में जा रहा है तो वो पॉजिटिव है, लेफ्ट में जा रहा है तो वो नेगेटिव है। मगर स्क्रूगेज का उल्टा है। स्क्रूगेज में अगर जब तुम लोग सर्कुलर स्केल जब मैच करते हो और अगर वो सर्कुलर स्केल ऊपर जा रही है तो नेगेटिव है, और सर्कुलर स्केल की फर्स्ट रीडिंग मतलब जीरो का रीडिंग मेन स्केल से नीचे आ रहा है तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, मगर नॉर्मली हमें ये सब कैलकुलेट करने नहीं देंगे, जीरो एरर हमें दिया होता है। हमें सिर्फ एक बात याद रखना है कि जीरो एरर जो भी है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो मेन आंसर के साथ हमेशा माइनस ही होगा। ठीक है, तो अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। ओके, ओके, उसके बाद है स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स सिर्फ 7 ही है। स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स इसको बोलते हैं, which do not depend on any other units. ओके, डिराइव्ड यूनिट्स आर यूनिट्स which depend on स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसमें ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें डेफिनेशन पढ़ना है, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है ये। ओके, तो स्टैंडर्ड यूनिट याद रखना कि स्टैंडर्ड यूनिट किसी पे डिपेंड नहीं करता है, बट डिराइव्ड यूनिट्स दे डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। सो फंडामेंटल यूनिट्स आर स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो देयर आर ओनली 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, अब लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट है मीटर। मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट है ग्राम। ग्राम लेते हैं, केजी लेते हैं, वी विल टेक केजी, दैट इज एसआई यूनिट। टाइम का यूनिट है सेकंड, टाइम का यूनिट है सेकंड। टेम्परेचर इज केल्विन, टेम्परेचर इज नॉट डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन। एंड 1 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। केल्विन के साथ हम लोग डिग्री नहीं बोलते, सिर्फ केल्विन बोलते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट है मोल। ओके, ओके,
नाउ व्हाट आर द यूनिट्स? ठीक है, हाँ, अब यूनिट्स में एक बात याद रखनी है कि अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से चालू हो रहा है, जैसे कि ये केल्विन इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, तो ये कैपिटल होगा, मगर एम कभी कैपिटल नहीं लिखेंगे, के कभी कैपिटल नहीं लिखेंगे, सेकंड का एस कभी कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। ठीक है, एम्पियर का ए कैपिटल है, व्हाई? बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, एम्पियर का नाम है, इज द नेम ऑफ अ पर्सन साइंटिस्ट, तो ए इज कैपिटल, वरना तो सब स्मॉल ही होता है। Okay, now what are system of units? तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें से हम लोग सिर्फ 2 ही यूज करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके, दिस इज CGS यूनिट। उसके बाद है FPS यूनिट, वी डोंट यूज इट, दिस इज फुट पाउंड एंड सेकंड, ये ब्रिटिश यूनिट्स है, ये हम लोग यूज नहीं करते। ओके, तो इसको हटा ही दो, वी डोंट यूज इट। एंड लास्ट इज MKS। ओके, MKS इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। इसको हम लोग SI सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग SI सिस्टम भी बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो MKS एंड CGS, तो C इज सेंटीमीटर, G इज ग्राम, S इज सेकंड, M इज मीटर, K इज किलोग्राम, S इज सेकंड। ओके, अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या इंपॉर्टेंस है? सपोज अगर हमें कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अब एक जगह पे मैंने सेंटीमीटर कर दिया और दूसरे जगह पे सेम फॉर्मूले में मैंने मीटर लिख दिया, तो नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर तुमने एक बार सेंटीमीटर लिया तो सब जगह सेंटीमीटर ही लेना है, और अगर तुमने उस फॉर्मूले में एक जगह सेंटीमीटर लिया और दूसरी जगह किलोग्राम लिया तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये SI में है, ये CGS में है और ये MKS में है। ओके, तो CGS और MKS सिस्टम का मतलब ये है कि अगर तुमने एक यूनिट समझो लिया है MKS में से, तो सारे यूनिट MKS से ही लोगे। ओके, एक यूनिट लिया है CGS से, तो सारे यूनिट CGS से ही लोगे। ओके, इट इज समथिंग लाइक दैट। और एक जगह पे सेंटीमीटर लिया है लेंथ और दूसरी जगह उसी फॉर्मूले में दूसरा कोई लेंथ मीटर में दिया है तो नहीं चलेगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही, मीटर है तो मीटर में। ओके, नेक्स्ट इज प्रीफिक्स। हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में याद रख लो, ये समझो अपनी एक स्केल है। ओके, बीच में मैंने ले लिया, मीटर ले लो, ग्राम ले लो, कुछ भी ले लो, चलेगा। अब मीटर को 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, यानी 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, और मतलब कितनी जीरोस आ गए? 3 जीरोस आ गए। मगर वही अगर तुम 6 जीरोस से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 10 लाख मीटर, तो 10 लाख मीटर विल बी 1 मेगामीटर। अब ये 10⁻6 की जगह पे अब तुमने 10⁹ कर दिया, मतलब 9 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हो गया गीगा। ठीक है, तो मीटर को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर, 1000 में कितने जीरो आते हैं? 3। अगर 6 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा मेगामीटर, अगर 9 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा गीगामीटर। ओके, तो दिस इज मेगा मीटर, दिस इज गीगामीटर। मगर नॉर्मली हम लोग ये नहीं लिखते, सिर्फ प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रीफिक्स। तो मेगा मतलब 10⁻6, किलो मतलब 10⁻3। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मीटर, ये मीटर की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी फिजिक्स में किलो आया मतलब 10⁻3 1000। ओके, किलोमीटर भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, तो किलो मतलब वजन है, ऐसा नहीं है। ओके, किलो इज 1000, मेगा इज 10⁻6, गीगा इज 10⁻9। सिमिलरली एक मीटर को अगर मैंने 1000 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इतना बड़ा मीटर है, उस मीटर को मैंने 1000 छोटे छोटे पार्ट कर लिए, तो वो बन जाएगा मिलीमीटर। वो क्या बन जाएगा? मिलीमीटर। एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, यानी डिवाइड बाय 1000। ठीक है, उसी तरह से और 6 जीरो से डिवाइड किया तो हो जाएगा माइक्रोमीटर, हो जाएगा माइक्रोमीटर। ओके, एंड 1 माइक्रोमीटर एक इसकी डंडी एक जरा से बढ़ा देने का। ओके, यू लिखते हैं, एक डंडी को बढ़ा दिया, तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, या तो 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻6 ग्राम, किलो, हाँ ग्राम। ठीक है, अब ये हो गया माइक्रोमीटर। माइक्रो के बाद आता है नैनो। क्या आएगा? नैनो। तो नैनो इज n, नैनो इज व्हाट? n, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पे +3 +6 +9, यहाँ पे -3 -6 -9। किलो, मेगा, गीगा, नेगेटिव में जाएगा तो मिली, माइक्रो, नैनो। ये क्या है? मिली।
ये क्या है माइक्रो, ये क्या है नैनो। अब नैनो की जस्ट एक पीछे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम कितना होगा, अब 3 आया, 6 आया, 9 आया, तो इसी हिसाब से आगे जाएंगे तो 12 आना चाहिए, मगर एंगस्ट्रॉम में 12 नहीं है। एंगस्ट्रॉम इज एक्चुअली 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, मतलब ये नैनो से जस्ट आगे होता है, थोड़ा सा आगे। तो ये बाय हार्ट कर लो, ये बहुत पूछते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, इसके ऊपर कन्वर्जन भी पूछेंगे, ठीक है। अब किलो और मिलीमीटर के बीच में दो डिविजन्स और हैं, दो डिविजन्स और है, एक होता है डेका, एक होता है हेक्टो। और उसी तरह से मीटर और मिली के बीच में भी दो डिविजन्स है, एक होता है सेंटी और एक होता है डेसी, ठीक है। डेका मतलब क्या, डेका मतलब 10 मीटर्स इज 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, एंड 100 मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। उसी तरह से 1 मीटर को जब तुम 100 से डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा सेंटी, अच्छा सॉरी ये उल्टा हो गया, सेंटी इधर आएगा, डेसी इधर आएगा, ये डेसी है, ये सेंटी है। तो 1 मीटर को 10 से डिवाइड करोगे तो डेसीमीटर, 1 मीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मतलब क्या 10⁻², और ये क्या हो जाएगा 10⁻²। और डेका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10, हेक्टो मतलब 10⁻², और 10⁻³ कर देंगे तो हो जाएगा किलो, ठीक है। ये टेबल है, ये बाय हार्ट कर लेना एकदम। और फिर पूछते हैं, कॉमन चीज है एमसीयू में, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, okay, average distance between earth and sun, which is 1.496 into 10⁻11 meters, okay। MCQ में पूछेंगे ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। उसके बाद यहाँ पे पूछेंगे 1 AMU क्या है। 1 AMU is very small unit of mass, okay, very small unit of mass। तो this is the unit that we use to measure प्रोटॉन्स का वेट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का वेट क्या है, मतलब मास क्या है, उसके लिए यूज करते हैं। एंड 1 AMU इज नथिंग बट 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, ओके। इसको भी एक बार देख लो क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। उसके बाद 1 क्विंटल क्या है, 1 टन क्या है, ये तो नॉर्मल है। 1 क्विंटल दिस इज फॉर वेट, ओके, ये वजन के लिए। 100 किलो की चीज को बोलते हैं 1 क्विंटल, 100 किलो की चीज को बोलते हैं 1 क्विंटल। 1 टन 1000 किलो की चीज को बोलते हैं 1 टन। अगर कोई 1000 किलो की चीज है तो उसको बोलेंगे 1 टन, ओके। तो दिस इज यूनिट फॉर मास, ये मास का यूनिट है, ये भी मास का यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। एक इंपॉर्टेंट डिस्टेंस उन लोग पूछते हैं, दैट इज 1 लाइट ईयर, दैट इज 1 लाइट ईयर। अब 1 लाइट ईयर में कंफ्यूजन ये होता है कि व्हेनेवर यू हियर द वर्ड ईयर, तुम्हें लगता है कि दिस इज यूनिट ऑफ टाइम, बट दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, ओके। मंथ हो गया, आवर्स हो गया, वीक हो गया, डेज हो गया, मिनट्स हो गया, ईयर हो गया, दिस आर ऑल यूनिट्स ऑफ टाइम। मगर लाइट ईयर इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इससे हम लोग डिस्टेंस यूज करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। सो वी फाइंड आउट हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 लाइट ईयर। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट ईयर। तो एक साल में 365 दिन, 365 डेज, एक दिन में 24 आवर्स, एक घंटे में 60 मिनट्स, एक मिनट में 60 सेकेंड, और एक सेकेंड में लाइट की स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो दैट इज स्पीड। तो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 3 × 10⁸ मीटर। इन सबको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 9.46 into 10⁻12 meters, okay, into 10⁻15 meters, sorry, 10⁻15 meters, or we can say 9.46 into 10⁻12 kilometers, okay। ये बाहर कर लो। फिर इन्होंने बोला है डेकेड, 1 डेकेड इज 10 years, 1 century is 100 years, 1 millennium is 1000 years।
द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ऑन पेंडुलम्स। अब पेंडुलम में दो पेंडुलम होता है, एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है कॉम्पाउंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या बोलते हैं, सपोज दिस इज सपोर्ट, इसमें लगी होगी एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग जो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होगी, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड मास लेस स्ट्रिंग। तो ये इन एक्सटेंसिबल, ओके, बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, एंड मासलेस, इसका कोई वजन भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा पेंडुलम नहीं बन सकता। कोई ऐसी स्ट्रिंग होगी क्या जो इसका मास जीरो हो? नहीं। तो सिंपल पेंडुलम इज एन आइडियल पेंडुलम। नॉर्मल लाइफ में सिंपल पेंडुलम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और इस पे नीचे लगा होगा एक बॉब। अब उन लोग बोलेंगे कि बॉब भी एकदम पॉइंट साइज होना चाहिए। तो पॉइंट साइज अगर बॉब होगा, पॉइंट साइज, तो उसका कोई मास होगा क्या? नहीं, उसका कोई मास नहीं होता है। तो दिस इज, मतलब उसका कोई मास ही नहीं होगा। तो उनको ये कहना है कि मास होना चाहिए, ओके, इट हैज सम वेट, इट मस्ट हैव सम वेट, बट उसका साइज एकदम छोटा होना चाहिए। तो ऐसा तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलता। तो दिस इज सिंपल पेंडुलम। फिर उसके बाद एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि घर के अंदर जो टाइम को मेजर करने के लिए जो वॉच यूज करते हैं उसमें भी पेंडुलम होता था। ओके, पहले सारे पेंडुलम वाले क्लॉक आते थे। तो वो पेंडुलम सिंपल है कि कॉम्पाउंड है? तो आंसर इज कॉम्पाउंड। वो पेंडुलम कॉम्पाउंड होगा। नॉर्मली कॉम्पाउंड पेंडुलम कैसा होता है? नॉर्मली कंपाउंड पेंडल ऐसा होगा, यहाँ पे एक रॉड होगा और यहाँ पर एक दूसरा रॉड होगा और यहाँ पर एक बॉब होगा। तो दिस इज ए कॉम्पाउंड पेंडुलम। मगर इसको भी हम लोग कॉम्पाउंड पेंडुलम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रिंग होगी वो मासलेस नहीं होगी। सिंपल के लिए उसको मासलेस होना चाहिए। इसका जो बॉब होगा वो पॉइंट साइज नहीं होगा, उसका कुछ तो साइज होगा ना। तो फिर ये कॉम्पाउंड पेंडुलम है। ठीक है। अब घर में जो हम लोग यूज करते हैं कॉम्पाउंड पेंडुलम, पेंडुलम क्लॉक, उसको बोलते हैं कि इट इज अ सेकंड्स पेंडुलम। इट इज व्हाट? अ सेकंड्स पेंडुलम। तो ये भी बहुत पूछते हैं, व्हाट इज सेकंड्स पेंडुलम? पे अटेंशन हियर। सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम इज अ पेंडुलम, ओके, सेकंड्स पेंडुलम इज अ पेंडुलम जिसकी इफेक्टिव हाइट इज ऑलमोस्ट 1 मीटर। ओके, तो इसकी इफेक्टिव हाइट इज ऑलमोस्ट व्हाट? 1 मीटर। एंड सेकंड थिंग इज, ये पेंडुलम को एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने के लिए उसको 1 सेकंड लगता है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ सेकंड्स पेंडुलम। बट अब हियर कम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट कि कोई पूछेगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है? व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम? तो कोई बोलेगा 1 सेकंड। नहीं, 1 सेकंड टाइम पीरियड नहीं है। टाइम पीरियड होता है एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम, फिर दूसरे एक्सट्रीम से वापस उसी एक्सट्रीम तक आने का जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड्स पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। ओके, टाइम पीरियड फॉर सेकंड्स पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। उसकी एवरेज हाइट या तो इफेक्टिव लेंथ उसकी होगी 1 मीटर। उसकी इफेक्टिव लेंथ होती है 1 मीटर। सेकंड चीज क्या है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G, where L is effective length of pendulum and G is gravitational acceleration which can be 9.8। ओके, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? समझो पेंडुलम यहां से लेके यहां तक है, मगर जब मैं इफेक्टिव लेंथ की बात करता हूं तो मैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये फिक्स्ड पॉइंट तक के मेजरमेंट को ही लेता हूं। ओके, तो इसको बोलते हैं, ये ग्रीन वाला जो डिस्टेंस है वो है इफेक्टिव लेंथ, और यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है उसको बोलेंगे टोटल लेंथ। मगर फॉर्मूले में हमें इफेक्टिव लेंथ लेना होता है, टोटल लेंथ की हमें जरूरत नहीं है। ओके, अब इसमें बहुत बार तुमको पूछते हैं टाइम पीरियड में कि अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम को हमने 4 टाइम्स, एक मिनट, लेंथ ऑफ द पेंडुलम को 4 टाइम्स बढ़ा दिया, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम को 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। अब हमेशा याद रखना, अगर पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाएगी तो उसको यहां से लेके यहां तक जाने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है यानी घड़ी स्लो हो गई, और अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम कम हो गया तो वो यहां से लेके यहां तक जल्दी पहुंच जाएगा, यानी घड़ी फास्ट हो गई। ओके, सो
द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ. अगर लेंथ कम तो टाइम पीरियड कम, टाइम पीरियड कम तो घड़ी स्लो, अगर लेंथ ज्यादा तो टाइम पीरियड भी ज्यादा, और टाइम पीरियड ज्यादा तो घड़ी, टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है ना तो घड़ी स्लो हो गई, और टाइम पीरियड कम लग रहा है तो घड़ी फास्ट हो जाएगी. ठीक है, और याद रखना दिस टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. न्यूमरेटर में जो भी चीज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिनोमिनेटर में जो भी चीजें होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो अगर ग्रेविटी कम ज्यादा हो रही है तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा. अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा. मगर टाइम पीरियड और ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और ये अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा. ग्रेविटी अगर कम हो रही तो ये बढ़ेगी. अब ग्रेविटी कैसे कम ज्यादा होती है, तो ग्रेविटी कैसे कम ज्यादा होती है हमको दिया है टेक्स्ट बुक में. समझो दिस इज सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर तुम पहाड़ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. मगर वही अगर तुम किसी पहाड़ पे चले जाते हो, ओके कोई यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ पे चले जाओगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाएगा. और अगर तुम अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हो, अगर यहाँ पे माइंस अगर हमने खोदी है, ओके माइंस खोदी है, और अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर जाएगा तो कम होगा, नीचे जाएगा तो भी कम होगा. ओके तो सिर्फ सरफेस पे 9.8 है, ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, और अगर अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम ही होगा. ओके तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो ये बात होती है. अब यहां पे उन लोग पूछते हैं कि अगर हमने लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, इफ लेंथ इज इंक्रीज 4 टाइम्स, length is increased 4 times, what is its effect on time period. टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, तो फटाफट दो केसेस बना लेने का. केस 1 T1 जहां पे टाइम पीरियड नॉर्मल है, जहां पे टाइम पीरियड, जहां पे लेंथ नॉर्मल है, एंड T2 सेकेंड केस ऑफ द पेंडुलम जहां पे टाइम लेंथ इज 4 टाइम्स, तो लेंथ कितना हो गया 4L अपॉन जी. अब यहां पे 2 पाई कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ जी भी कट जाएगा, बचेगा क्या, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इधर क्या बचा 4L. ठीक है, अब दैट इज इक्वल टू, ऊपर बचा स्क्वायर रूट ऑफ L, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 और रूट L. ये स्क्वायर रूट 4 को भी मिला, ये स्क्वायर रूट L को भी मिला, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, L का स्क्वायर रूट हो गया स्क्वायर रूट, ये कट गया, ये बचा 1/2, तो T1 अपॉन T2 मुझे मिला 1/2. नाउ पे अटेंशन हियर, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो T1 इंटू 2 इज इक्वल टू T2, T1 इंटू 2 इज इक्वल टू T2 इंटू 1, T2 इंटू 1 इज व्हाट T2. तो टाइम पीरियड 2 इज 2 इंटू टाइम पीरियड 1, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. अगर लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज होती है तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा. टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डबल. ओके अब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि लेंथ को अगर हाफ कर दिया तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे. ओके मगर इसमें भी एक फॉर्मूला, ये सब पूरा करने की जरूरत नहीं है. एक चीज याद रखना, यहां पे टाइम पीरियड और लेंथ दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो T1 अपॉन T2 इज स्क्वायर रूट ऑफ L1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L2, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 1 नीचे 2. मगर यही अगर ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो T1 अपॉन T2 यहां पे 1 है, इसके सामने आएगा G2 और यहां पर आएगा G1, वो ट्रांसपोज करेंगे तो समझ में आ जाएगा. ओके अब सेकेंड चीज हमें एक और चीज समझनी है कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सो व्हाट डू वी राइट, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मगर ये स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ है. ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ है. ये स्क्वायर रूट जब इधर आ जाएगा तो यहां पर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर. ओके एमसीक्यूज में ये भी पूछते हैं, टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड का स्क्वायर. ठीक है, इसको भी बाय हार्ट कर लो, ये न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. ये बाय हार्ट करना है इसमें, ये बाय हार्ट करना है, और सेकंड पेंडुलम हो गया. ओके फिर ये भी क्वेश्चन आता है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम वेयर ग्रेविटी इज 10,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वी विल यूज द फॉर्मूला टू टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी. यहाँ पे सेकेंड्स पेंडुलम है तो सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स. ओके, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी. जी इज 10. ठीक है, तो ये 2 को मैंने इधर भेज दिया, यहाँ पर हो गया डिवाइड होके हो जाएगा 1. ओके, पाई को लेना है 3.14, तो ये 2 इधर आ गया, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, ये हो गया 1. पाई इज 3.14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10. स्क्वायर रूट ऑफ 10 को इधर भेज दिया, तो इधर स्क्वायर रूट ऑफ 10 इधर था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दिस विल बी नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 10 को हमने यहां ले लिया, इधर आके ये हो जाएगा रूट 10 मल्टीप्लाई. तो ये हो गया रूट 10 इज इक्वल टू 3.14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल. नाउ हाउ कैन आई सॉल्व इट? द बेस्ट वे इज गेट रिड ऑफ द स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट को हटा दो, उसके लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स कर लो. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा 10. 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा 9.85 इंटू रूट एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल. तो एल इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 9.85 एंड दैट विल बी 10 डिवाइड बाय 9.85 विल बी 1.0142 meters. So the effective length of the pendulum will be L. ओके, अब इफेक्टिव लेंथ पे और भी क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये स्विंग है, अगर ये क्या है, स्विंग है, ये कोई पेड़ का ब्रांच वगैरह है, इसके ऊपर एक स्विंग लगा हुआ है. अब इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है और सेम स्विंग के ऊपर उसी आदमी को बिठा दिया, तो क्या टाइम पीरियड सेम होगा? नहीं. जब आदमी खड़ा होता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होने से लेंथ कम हो जाएगी. लेंथ अगर कम हो गया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि लेंथ और टाइम पीरियड ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर एक कम हो जाएगा तो दूसरा भी कम हो जाएगा, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा. टाइम पीरियड कम हो जाएगा मतलब फास्ट हो जाएगा, उसको कम टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब वो फास्ट हो जाएगा. तो लेंथ ऑफ पेंडुलम स्विंग फास्ट हो जाती है. अगर खड़े रहेंगे तो स्विंग फास्ट हो जाएगी, और अगर बैठ जाएंगे, ओके, अगर ये बैठ गया तो बैठने से क्या होगा? अगर वो बैठ रहा है, ओके, बैठ गया तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया तो उसका पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ बड़ा हो जाता है. तो पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ अगर बड़ा हो गया, लेंथ अगर बड़ा हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी बड़ा हो जाएगा, और टाइम पीरियड बड़ा हो जाएगा तो स्विंग स्लो हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट एक और चीज पूछते हैं पेंडुलम में कॉमनली. सपोज वी आर गिवन अ पेंडुलम. अब उन लोग बोलेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड डिपेंड्स एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड डू नॉट डिपेंड. ओके, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड डिपेंड? टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन 2 फैक्टर्स, दैट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड ग्रेविटी. ओके, तो लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड नहीं करता है? डिपेंड नहीं करता उसके मास पे. अब इसका मास तुमने अगर बड़ा कर दिया, ओके, 1 किलो का 2 किलो कर दिया, तो पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ेगा. पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड सेकंड इज एम्पलीट्यूड. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक पेंडुलम है, वो मैंने यहां से छोड़ा, ओके, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, बीच में जो होता है मीन पोजीशन है. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. अब समझो इसी केस में मैंने पेंडुलम यहां की जगह, यहां के बजाय मैंने पेंडुलम यहां से छोड़ा, मतलब थोड़ा ऊपर से छोड़ा. जब ऊपर से मैं पेंडुलम को छोड़ूंगा तो ऑफ कोर्स इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया. अब इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, तो एम्पलीट्यूड के बढ़ने से क्या टाइम पीरियड कम ज्यादा होगा? आंसर इज नो. एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे तो फास्ट हो जाएगा और टाइम पीरियड उतना ही लगेगा. तो द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड और द मास. तो मास और एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है. एक एमसीक्यू पूछा था लास्ट टाइम यहाँ पर. उन्होंने बोला था कि 2 पेंडुलम है, एक पेंडुलम है इसका मास है m1 और 50 ग्राम्स, और एक पेंडुलम है जिसका मास है 100 ग्राम्स. अब पूछा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड. बहुत बच्चों ने लिख दिया 1/2.
नहीं, अरे भाई इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम ही होगा। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो मास से कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड इसको और उसको उतना ही लगना है, तो द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड विल बी 1:1।